अगर आप एनआरआई हैं और भारत में आपके नाम पर कोई फ्लैट, प्लॉट, घर या पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और आप उसे बेचने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में एनआरआई के लिए प्रॉपर्टी बेचना उतना आसान नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी और आज उसे 80 लाख रुपए में बेच रहे हैं। आपको लगेगा कि 30 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ और बस पैसा लेकर विदेश भेज देना है, लेकिन ऐसा करने से पहले कई चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है, बायर को टीडीएस काटना पड़ सकता है, कुछ मामलों में ज़्यादा टीडीएस कटने पर रिफंड लेना पड़ सकता है और जब पैसा भारत से बाहर भेजना हो तो फेमा के नियम भी लागू होते हैं। यानी अगर आपने इनमें से किसी भी नियम को ठीक से नहीं समझा तो आपका पैसा अटक सकता है और बाद में टैक्स डिपार्टमेंट या बैंक से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि एनआरआई के लिए भारत में प्रॉपर्टी बेचने पर कितना टैक्स लगता है, टीडीएस कौन काटता है, टीडीएस कम कैसे कराया जा सकता है, टैक्स बचाने के कौन कौन से कानूनी रास्ते हैं और आखिर में प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा विदेश कैसे भेजा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्स की। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उससे बेचने पर आपको खरीद कीमत से ज़्यादा पैसा मिलता है तो जो फ़ायदा होता है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। कैपिटल गेन दो तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि STGC और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTGC। अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने या उससे कम समय तक अपने पास रखा है और फिर उसे बेच दिया तो आमतौर पर इसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। इस पर आपकी लागू इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। वहीं अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने से ज़्यादा समय तक रखा है तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यहाँ एक जरूरी बदलाव समझना बहुत जरूरी है। 23 जुलाई 2024 या उसके बाद हुई ऐसी प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रेट 12.5% है और इसमें इंडेक्सेशन का फायदा सामान्य तौर पर नहीं मिलता। यानी पहले जो प्रॉपर्टी की खरीद कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ाकर टैक्सेबल गेन कम करने का फायदा मिलता था, वह अब इस व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। इसलिए एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने से पहले सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि प्रॉपर्टी कितने में बिक रही है, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि बेचने के बाद वास्तव में कितने टैक्स की जिम्मेदारी बनेगी। अब आते हैं टीडीएस पर, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे एनआरआई फंस जाते हैं। जब कोई एनआरआई भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचता है तो उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 195 के तहत बायर को लागू नियमों के मुताबिक टीडीएस काटना होता है। यहाँ एक बड़ी परेशानी यह है कि कई मामलों में टीडीएस पूरे सेल अमाउंट को ध्यान में रखकर काटा जा सकता है, जबकि आपकी असली टैक्स लेबिलिटी सिर्फ आपके कैपिटल गेन पर बनती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में खरीदी गई है और उसे 80 लाख रुपए में आपने बेच दिया। आपका फायदा 30 लाख रुपए का हुआ, लेकिन अगर बायर ने लागू नियमों के हिसाब से टीडीएस ज़्यादा काट लिया तो आपके हाथ में मिलने वाला पैसा काफ़ी कम हो सकता है। बाद में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरकर ज़्यादा कटे हुए टीडीएस का रिफंड मांगना पड़ सकता है। रिफंड मिल जाएगा लेकिन इसमें समय लग सकता है और तब तक आपका काफ़ी पैसा अटका हुआ रह सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए लोअर टीडीएस या नील टीडीएस सर्टिफिकेट का रास्ता होता है। एनआरआई फॉर्म 13 के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये सर्टिफिकेट मांग सकता है। इसमें आपकी अनुमानित इनकम, कैपिटल गेन और टैक्स लायबिलिटी जैसी जानकारियां दी जाती है। अगर डिपार्टमेंट कम टीडीएस काटने की मंजूरी दे देता है तो बायर उसी कम रेट के हिसाब से टीडीएस काट सकता है। इससे आपका पैसा बेवजह ज़्यादा समय तक ब्लॉक नहीं रहता और कैश फ्लो भी बेहतर रहता है। अब सवाल आता है कि क्या एनआरआई कानूनी तरीके से अपना टैक्स बचा सकता है? इसका जवाब है हाँ, कुछ शर्तों के साथ। इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कई रास्ते दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 54 की। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर मिला है तो तय नियमों और समय सीमा के अंदर दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या बनाने पर कैपिटल गेन पर टैक्स में छूट मिल सकती है। यानी एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदने पर आप अपनी पात्रता के हिसाब से टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ समय सीमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नई प्रॉपर्टी खरीदने और घर बनाने के लिए अलग अलग समय सीमा तय है। साथ ही अगर आपने टैक्स छूट लेकर नई प्रॉपर्टी खरीदी और उसे तय अवधि के अंदर बेच दिया तो पहले मिली छूट पर दोबारा टैक्स का असर आ सकता है। इसलिए सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि पूरी शर्तों को समझना भी जरूरी है। दूसरा रास्ता है सेक्शन 54EC। अगर आप दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते तो कुछ तय बॉन्ड्स में पैसा लगाकर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है। इन
बॉन्ड्स में NHAI और REC जैसे निर्धारित बॉन्ड्स शामिल होते हैं। इसमें प्रॉपर्टी बेचने के बाद तय समय के अंदर निवेश करना होता है और इसकी अधिकतम सीमा आमतौर पर 50 लाख रुपए तय होती है। इन बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड भी रहता है, यानी पैसा कुछ साल तक तय नियमों के मुताबिक रखा जाता है। इसलिए अगर आपका मकसद सिर्फ टैक्स बचाना नहीं बल्कि पैसा कहाँ लगाना है ये तय करना भी जरूरी है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूरी नियमों को जरूर समझ लें। इसके बाद आता है सेक्शन 54F। ये थोड़ा अलग है। अगर आपने कोई ऐसी लॉन्ग टर्म एसेट बेची है जो रेजिडेंशियल हाउस नहीं है, जैसे कोई प्लॉट या दूसरी योग्य एसेट, तो कुछ शर्तों के तहत रेजिडेंशियल हाउस में पैसा लगाकर टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी कई शर्तें होती हैं, खासकर आपके पास पहले से कितने रेजिडेंशियल हाउस है इस पर भी नियम लागू होते हैं। इसलिए 54, 54EC या 54F में से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है यह आपकी पूरी स्थिति पर निर्भर करता है। अब एक और जरूरी चीज समझिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यानी कि CGAS। कई बार ऐसा होता है कि आपने प्रॉपर्टी बेच दी लेकिन अभी तक दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फैसला नहीं कर पाए या तय समय सीमा में निवेश नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अगर आप सेक्शन 54 या किसी दूसरे एक्जम्पशन के लिए योग्य हैं तो नियमों के मुताबिक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि आपको तुरंत उसी समय नई प्रॉपर्टी खरीदना जरूरी नहीं होता और आप तय नियमों के अनुसार बाद में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ पैसा अकाउंट में जमा कर देना काफ़ी नहीं है, बाद में उस पैसे का इस्तेमाल तय सीमा और तय नियमों के मुताबिक करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मिली हुई टैक्स छूट पर असर पड़ सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने से पहले यह भी तय कर लेना बेहतर है कि कैपिटल गेन का पैसा कहां इस्तेमाल करना है और कौन सा टैक्स सेविंग ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा विदेश कैसे भेजेंगे और इस पूरी प्रक्रिया पर फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के नियम लागू होते हैं, तो उस नियमों का पालन कैसे करना है। आमतौर पर NRO अकाउंट से पात्र रकम को विदेश भेजने के लिए हर फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख अमेरिकी डॉलर तक की सीमा वाली सुविधा हो सकती है, लेकिन इसके लिए कई शर्तें और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आपने भारत में प्रॉपर्टी बेची और अगले दिन पूरा पैसा अपने फॉरेन अकाउंट में भेज दिया। बैंक पहले से ये देखेगा कि प्रॉपर्टी की बिक्री सही तरीके से हुई है या नहीं, टैक्स का भुगतान हुआ है या नहीं, और पैसा विदेश भेजने के लिए ज़रूरी सभी नियम पूरे हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर प्रॉपर्टी खरीदते समय पैसा ऐसे अकाउंट या सोर्सेज से आया था जिससे विदेश भेजने की अनुमति नहीं थी, तो कुछ मामलों में सेल्स प्रोसीड के अलग नियम लागू हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदते समय आपने पैसा कहां से लगाया था उसका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। यही डॉक्यूमेंट्स आगे चलकर पैसा विदेश भेजते समय काम आते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB की। जब भारत से पैसा विदेश भेजा जाता है तो कुछ मामलों में फॉर्म 15CA देना जरूरी होता है। ये एक तरह की जानकारी या डिक्लेरेशन होती है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर जमा किया जाता है। वहीं फॉर्म 15CB एक चार्टेड अकाउंटेंट का सर्टिफाइड होता है जिससे लागू टैक्स और TDS से जुड़ी जानकारी दी जाती है। जहां इसकी ज़रूरत बनती है हर मामले में 15CB जरूरी हो ऐसा नहीं है। इसकी ज़रूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की रकम विदेश भेज रहे हैं और उस पर कौन से टैक्स रूल्स लागू हो रहे हैं। जब आप पैसा विदेश भेजने के लिए बैंक के पास जाएंगे तो बैंक आपसे सेल्स डीड, प्रॉपर्टी परचेजेज डॉक्यूमेंट, पैन, TDS की जानकारी, टैक्स पेमेंट की डिटेल्स, ITR और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। इसलिए प्रॉपर्टी बेचने के साथ साथ इन सभी कागजों को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर आप NRI हैं और भारत में अपनी प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे हैं तो सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल प्राइस देखकर फैसला मत कीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी, आपका कैपिटल गेन कितना है, कितना TDS कट सकता है और आपकी असली टैक्स लायबिलिटीज कितनी बन रही है। इसके बाद देखिए कि सेक्शन 54, 54EC या 54F में से कौन सी टैक्स सेविंग ऑप्शन आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। और जब पैसा विदेश भेजने की बात आए तो फेमा के नियम, NRO अकाउंट लिमिट और फॉर्म 15CA तथा फॉर्म 15CB जैसी जरूरी चीज़ों को समझना भी बेहद जरूरी है। सबसे अच्छी बात यही है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद रूल्स समझने की बजाय सेल्स से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली जाए। इससे ज़्यादा TDS कटने, टैक्स का बोझ बढ़ने और पैसा विदेश भेजने में होने वाली परेशानी को कम किया जा सकता है। और क्योंकि हर NRI की प्रॉपर्टी खरीद कीमत, होल्डिंग पीरियड
और टैक्स सिचुएशन अलग हो सकती है, इसलिए बड़े ट्रांजैक्शन में प्रॉपर्टी बेचने से पहले किसी अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स एक्सपर्ट से अपनी पूरी सिचुएशन जरूर चेक करा लें। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।